जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मिशन आईक्यू के डेली करंट अफेयर्स एपिसोड में। और आज है 19 अगस्त 2026 और हम आपके लिए लाए हैं कुछ महत्वपूर्ण खबर जो हम सवालों के माध्यम से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली खबर से दोस्तों। आज का पहला खबर है दोस्तों, भारत और थाईलैंड के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का 15वां संस्करण कहाँ से शुरू हुआ है। फिर से हम सवाल को पढ़ते हैं। भारत और थाईलैंड के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का 15वां संस्करण कहाँ से शुरू हुआ है। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि भीवावादी जो रंगसिट कैंप है, यानी कि सूरत थानी थाईलैंड में। तो थाईलैंड में एक जगह है सूरत थानी, वहां पर ये जो दोस्तों सैन्य अभ्यास है मैत्री नाम का 15वां संस्करण सैन्य अभ्यास है वो शुरू हो चुका है। किसके किसके बीच? तो भारतीय आर्मी और थाईलैंड आर्मी के बीच। दोस्तों अगर हम बात करें तो भारत का और थाईलैंड का जो संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री है ये इसका 15वां संस्करण है। ये सूरत के थानी में आयोजित किया जा रहा है। दोस्तों इसका एक ही मोटो होता है कि जो डिफेंस कोऑपरेशन है उसको बढ़ाना है और साथ में कोऑपरेटिव जो है उसमें भी सहयोग करना है। दोस्तों अगर हम बात करें जो मैत्री जो सैन्य अभ्यास है ये 2006 से स्टार्ट हुआ था और ये लगातार जो है दोस्तों कभी भारत में तो कभी थाईलैंड में जो है दोस्तों बायलैटरल एक्सरसाइज है ये होता है। ठीक है दोस्तों, इसका उद्देश्य एक ही है कि जो मिलिट्री कोऑपरेशन है और जो अंडरस्टैंडिंग है उसको मजबूत करना है। ठीक है दोस्तों, अगर हम उसके पिछले संस्करण की बात करें तो 2024 में जो दोस्तों ये तक प्रोविंस थाईलैंड में वहां पर हुआ था। 2025 में दोस्तों इसका जो 14वां एडिशन था वो उमरई मेघालय भारत में हुआ था और फिलहाल जो 15वां एडिशन जो है दोस्तों वो सूरत थानी थाईलैंड में आयोजित हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें कि भारत और थाईलैंड के बीच अन्य जो बहुपक्षीय अभ्यास है सैन्य अभ्यास है, जैसे कि मैत्री हमने आपको बताया कि वो आर्मी एक दूसरे के देश के आर्मी करता है। उसी तरह से इंडो थाई कॉर्पेट है ना, इंडो थाई कॉर्पेट जो है वो दोनों देश के जो नेवी है उसको यहाँ पर करता है, कभी भारत के सीएमए या तो फिर कभी थाईलैंड के जो समुद्री क्षेत्र वहां पर किया जाता है। उसी तरह से अगर हम बात करें दोस्तों एक्सरसाइज अयोध्या, तो यहाँ पर भी नेवी करता है। ये बायलैटरल एक्सरसाइज है, भारतीय नेवी और थाईलैंड के नेवी दोनों मिलकर के एक्सरसाइज करते हैं। उसी तरह से सियाम भारत है जो कि दोनों देशों का एयरफोर्स जो है एक्सरसाइज करती है। और उस तरह से एक और है सिट मैक्स, यानी कि इंडिया सिंगापुर और थाईलैंड, ये मैरीटाइम एक्सरसाइज है यानी कि समुद्री एक्सरसाइज है और तीनों देश के जो नेवल बेस है यहाँ पर आकर के जो है वो एक्सरसाइज करती है। दोस्तों थाईलैंड की अगर हम बात करें तो थाईलैंड की जो राजधानी है वो बैंकॉक है। इसका जो मुद्रा है वो है थाई वट और यहाँ का जो थाईलैंड का पुराना नाम है दोस्तों वो सियाम नाम है। थाईलैंड का पुराना नाम क्या है? सियाम। और दोस्तों अगर हम बात करें थाईलैंड की लोकेशन का तो ये साउथ ईस्ट एशिया का एक प्रमुख देश है। और हम इसकी समुद्री क्षेत्र की बात करें दोस्तों तो अंडमान सी और गल्फ ऑफ थाईलैंड यहाँ प्रमुख जो है वो समुद्री क्षेत्र है। भारत और थाईलैंड के बीच समुद्री संबंध की बात करें दोस्तों तो भारत और थाईलैंड के बीच मैरीटाइम कनेक्शन खास करके अंडमान सी के कारण बहुत ही महत्वपूर्ण है। थाईलैंड एशियन फाउंडिंग मेंबर भी है, जो एशियन है एशियन ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो थाईलैंड है वो फाउंडिंग मेंबर भी है। अगर हम बात करें दोस्तों समुद्री क्षेत्र की अगर हम बात करें तो अंडमान सी और गल्फ ऑफ थाईलैंड भारत और थाईलैंड के बीच जो है एक मैरीटाइम कनेक्शन के लिए खास करके बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि दोस्तों जो अंडमान सी है वो भारत के लिए भी इम्पोर्टेंट है और खास करके जो थाईलैंड है उसका भी एक समुद्री क्षेत्र वो क्या है? गल्फ ऑफ थाईलैंड और अंडमान सी। अगर हम बात करें दोस्तों एशियन कनेक्शन की अगर हम बात करें तो एशियन का जो फाउंडिंग मेंबर है वो थाईलैंड है और ये 1967 में स्थापना हुआ था। इसका पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है दोस्तों, ये एक बैंकॉक जो डिक्लेरेशन हुआ था उसके माध्यम से इसका जो है स्थापना किया गया था और सबसे पहला जो देश हस्ताक्षर किया था वो थाईलैंड था। अगर हम बात करें दोस्तों एशियन का जो फाउंडिंग मेंबर है, कौन कौन से देश जो है एशियन का फाउंडिंग मेंबर है, तो वो इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपींस है, सिंगापुर है और थाईलैंड है, ये इसका फाउंडिंग मेंबर है। ठीक है दोस्तों, उसी तरह से हम बात करेंगे दोस्तों बिम्स्टेक है ना, तो भारत और थाईलैंड दोनों ही बिम्स्टेक के सदस्य हैं। बिम्स्टेक अगर हम पूरा नाम देखें तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। ठीक है दोस्तों, तो ये इसकी स्थापना 1997 में किया गया था। इसका मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में है और इसमें टोटल 7 देश जो सदस्य हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। ठीक है दोस्तों, इसलिए थाईलैंड भारत के लिए साउथ ईस्ट एशिया और बे ऑफ बंगाल दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए हमारा जो थाईलैंड के साथ जो संबंध है वो काफी सकारात्मक संबंध है। इंडिया एक्ट जो ईस्ट पॉलिसी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है, खास करके थाईलैंड के अगर परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो
थाईलैंड भारत की जो है एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक महत्वपूर्ण पार्टनर है और भारत की जो लुक ईस्ट पॉलिसी 1992 में जो शुरू की गई थी, बाद में इसको हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी नाम दिया था 2014 में। तो इसमें थाईलैंड पर विशेष ध्यान दिया गया था और क्योंकि थाईलैंड की जो ज्योग्राफिकल पोजीशन है वो भारत को म्यांमार के रास्ते जो है साउथ ईस्ट एशिया से जोड़ने के लिए भी महत्वपूर्ण है। अगर आपको सिंगापुर जाना है, अगर आपको मलेशिया पहुंचना है, तो उसके लिए आपको जो है थाईलैंड से होकर ही जाना होगा, म्यांमार से थाईलैंड, और फिर उसके बाद हम जो है साउथ ईस्ट एशिया में जा सकते हैं। तो हमारे लिए थाईलैंड बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है एज ए ज्योग्राफिकल, ठीक है। अगर हम इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड जो ट्राइलेटरल हाईवे जो बन रहा है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप स्टार मार्क कर लो। तो भारत के म्यांमार के रास्ते थाईलैंड से जोड़ने वाली जो महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है वो शुरू हुआ है, जिसका नाम क्या है? इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे, ठीक है। ये कहाँ से जाएगा? तो जो मोरे इंडिया है, फिर म्यांमार है और फिर मायासोर थाईलैंड, यहाँ तक ये पहुंचेगा रोड के माध्यम से, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया के बीच जो है रोड कनेक्टिविटी, ट्रेड, पीपुल टू पीपुल कॉन्टेक्ट को मजबूत करना, ये हमारा क्या है? उद्देश्य है। तो दोस्तों हमारे लिए ये जो सवाल है बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बीभा वादिरंग सीट कैंप सूरत हानी थाईलैंड। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है भारत का पहला, है ना, 14D सिनेमा और वर्चुअल जंगल सफारी वाला चिड़ियाघर कहाँ शुरू किया गया है ना? तो ये भारत का पहला जो है वो 14D सिनेमा और वर्चुअल जंगल सफारी वाला एक चिड़ियाघर है, वो शुरू किया गया है। वो कहाँ किया गया है? इंदौर में शुरू किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसको आप स्टार मार्क कर लो। 14D सिनेमा, है ना, 14 प्रकार के इसमें सेंसर लगेंगे जहां पर आपको वर्चुअल रूप में जंगल सफारी का जो आप मजा ले सकते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों, ये चिड़ियाघर क्या नाम है? तो कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय, है ना। इस चिड़ियाघर का क्या नाम है? कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय। यहीं पर जो है दोस्तों 14D, है ना, 14D का जो एक है यहाँ पर लगाया जा रहा है वर्चुअल, है ना, जंगल सफारी लगाया जा रहा है। आप वर्चुअल रूप से इसको देख सकते हैं। 14D लगेगा, 14 तरह के सेंसर लगेगा, तो आपको एक बिल्कुल ही रियल जो है रियलिस्टिक जो वो फील आएगा, क्योंकि इतने सारे सेंसर, अभी तक तो हमने 3D सुना था, है ना। 3D बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप सोचो कि 3D के अगर सामने 14D लगा दिया जाए तो वो कितना बेहतर होगा, कितना रियल चीज़ें दिखाएगा, ठीक है। तो ये जो कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय है जो इंदौर में स्थित है, इसकी स्थापना 1974 में किया गया था। ये 21 हेक्टेयर में फैला हुआ है और सेंट्रल का जो जू अथॉरिटी है उसके जो रिकॉग्नाइज जू है उसमें ये शामिल भी है। ये सेंट्रल जू अथॉरिटी यानी कि सीजीए क्या होता है? तो भारत में जू की जो रिकॉग्निशन है और रेगुलेशन है उससे जुड़ी हुई एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, उसको ये रेगुलेट करती है। इसका स्थापना 1992 में किया गया था और यह मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आती है। अगर हम बात करें दोस्तों मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान हो गया जो कि मंडला और बालाघाट में स्थित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान हो गया जो उमरिया में स्थित है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो कि सिवनी छिंदवाड़ा में स्थित है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो कि पन्ना छतरपुर में स्थित है। फिर है सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान जो नर्मदापुरम में स्थित है। कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान जो कि स्वयंपुर में। कुन्नो आपको ये न्यूज में भी रहा है, यहाँ पर ही जो है साउथ अफ्रीका से चीता खास करके जो हमने लाया था, नाइजीरिया से लाया था, इसको हम यहीं पर जो इसमें छोड़े थे, ठीक है, याद है ना, चीता। और वन विहारी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भोपाल में स्थित है। माधो राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में स्थित है। तो बहुत सारा जो राष्ट्रीय उद्यान आपको जो है मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। ये सारे के सारे आपके जो है इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो। जू और नेशनल पार्क में क्या अंतर होता है दोस्तों? तो जू जो है दोस्तों ये एक्स सिटू कंजर्वेशन से जुड़ा होता है, जबकि नेशनल पार्क जो है दोस्तों वो इन सिटू कंजर्वेशन से वो प्रोटेक्टेड होता है, ठीक है। यही कारण है कि दोनों में अंतर होता है, ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। भारत के JSW नियो एनर्जी और भूटान के DGPC के बीच जो है एक समझौता हुआ है। किस जल विद्युत परियोजना के लिए समझौता हुआ है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा सी, है ना, जो पुनात सांगचू है ना, पुनात सांगचू है, सेकंड जो परियोजना है उसके लिए जो दोस्तों भारत के जो JSW नियो एनर्जी कंपनी है और भूटान की जो पब्लिक कंपनी है DGPC उसके साथ एक समझौता हुआ है। अगर हम बात करें दोस्तों तो भारत और भूटान के संबंधों में हाइड्रो पावर्स कॉर्पोरेशन जो एक महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत खास करके जितने सारे जो भूटान में जो जल विद्युत है उसमें भारत का बहुत ही ज़्यादा सहयोग है। अगर हम बात करें दोस्तों तो JSO नियो एनर्जी और भूटान के DGPC जो है वो एक प्रोजेक्ट को लेकर के समझौता किया है, ठीक है। और वो जो प्रोजेक्ट है दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री और भूटान के राजा के द्वारा जो है इनोग्रेट किया गया था 11 नवंबर 2025 को, है ना। होता है क्या कि भूटान एक छोटा सा देश है और यहाँ पर अगर हाइड्रो पावर लगेगा तो जो भी सरप्लस पावर होता है वो भारत को एक्सपोर्ट कर दिया जाता है।
तो इससे क्या होता है कि जो भूटान एक बहुत ही छोटा-सा देश है और उसके पास कमाने के लिए कोई संसाधन नहीं है, तो ये सरप्लस पावर बेच करके भारत को वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लाभ को प्राप्त करता है, रेवेन्यू को प्राप्त करता है और हमें क्या मिल जाता है? क्लीन एनर्जी हमें मिल जाता है। तो दोनों देश को देखा जाए तो बहुत ही फ़ायदा है, हमें क्लीन एनर्जी भी मिल जाता है और उससे रेवेन्यू भी जनरेट हो जाता है भूटान को, ठीक है? अगर हम बात करें दोस्तों भूटान के बारे में देखें, तो भूटान की जो राजधानी है वो थिम्पू है ना? इसकी जो मुद्रा है वो है भूटानी है ना, नेग्रोटम जो कि बीटीएन इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। और भारत की सीमा कौन-कौन से भूटान से लगता है? तो सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। और अगर भारत-भूटान के संबंध के आधार देखें, तो इंडिया-भूटान फ्रेंडशिप ट्रीटी जो कि 2007 में हुआ था और इसके बेस पर हम एक ज़बरदस्त संबंध रखते हैं भूटान के साथ। हमारा काफ़ी सहयोग है और हमारा ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग होता है, चाहे वो नेपाल हो, चाहे भूटान हो, चाहे बांग्लादेश हो, ठीक है? भूटान को क्या लाभ होगा? तो बिजली से जो भी रेवेन्यू होगा उसको जनरेट होगा और उस रेवेन्यू का इस्तेमाल वो अपने आर्थिक विकास, है ना? और वहाँ पेंशन देने में कर सकता है, ठीक है? अगला सवाल दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। भारत में जो फाइटर जेट इंजन के निर्माण के लिए रोल्स रॉयस किस भारतीय कंपनी के साथ समझौता करने वाली है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है भारत में फाइटर जेट इंजन के निर्माण के लिए रोल्स रॉयस किस भारतीय कंपनी के साथ समझौता करने वाली है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा रिलायंस। तो भारत में जो रिलायंस कंपनी है उसके साथ रोल्स रॉयस मिल करके क्या बनाएगा? फाइटर जेट का इंजन निर्माण करेगा। ये रोल्स रॉयस सिर्फ लग्जरी कार नहीं बनाता है बल्कि बहुत ही कह सकते हैं रिफाइंड जो इंजन होता है फाइटर जेट का वो बनाता है, ठीक है? अगर हम बात करें दोस्तों रिलायंस और रोल्स रॉयस भारत के ये स्वदेशी जो एमसीए है ना? एमसीए जो कॉम्बैक्ट एरो इंजन है उसको विकसित करते हुए साझेदारी किया है। जितने सारे भारत में जो एमसीए हैं उसके लिए जो डेवलप होगा एमसीए बनेगा भारत में तब तक जो रोल्स रॉयस है और रिलायंस दोनों मिल करके उसके लिए इंजन बना देंगे। हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार दोनों कंपनियां ने भारत में इंजन डिजाइन डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग पर जो है सहयोग का योजना बना रही है और इसके बीच जो है ये भारत में ही स्थापित किया जाएगा और मेक इन इंडिया का कह सकते हैं कि उसके तहत ये प्रोजेक्ट लगाया जाएगा, ठीक है दोस्तों? अगर हम बात करें एएमसीए यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, ये भारत का स्वदेशी 5th जनरेशन का स्टील्थ फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है। फिलहाल ये दोस्तों अभी प्रोटोटाइप में ही चल रहा है, पूर्ण रूप से इसका अभी बना नहीं है। 2028 तक तो ये प्रोटोटाइप में ही रहेगा, 2035 तक लग जाएगा आने में इसको, ठीक है? और ये एक ट्विन इंजन कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है और 5th जनरेशन का है। हम बहुत पीछे हैं इस मामले में, हमसे आगे चाइना बहुत निकल चुका है, अमेरिका तो पहले से ही है, रूस तो पहले से ही बना चुका है, ठीक है दोस्तों? तो हम बहुत पीछे हैं क्योंकि हमारे पास अभी भी 5th जनरेशन का खुद का जो है फाइटर जेट नहीं है या हमने कभी परचेज़ भी नहीं किया है, तो इसमें हम बहुत पीछे हैं। हमारे पास है, तेजस है हमारे पास, भारत के एक मौजूदा जो इंडिजियस फाइटर प्रोग्राम के अंतर्गत ये आता है। ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, एलसीए इसको हम बोलते हैं, बहुत हल्का लड़ाकू विमान जिसको बोला जाता है, ठीक है? और एएमसीए जो है ये अगला पीढ़ी का है, यानी कि जो 5th जनरेशन का है, ये फाइटर जेट होगा। तो ये होगा 2 इंजन वाला होगा, ट्विन इंजन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होगा, ये काफ़ी हैवी होगा और इसी को लेकर के जो है, इसके इंजन को लेकर के ही रिलायंस और रोल्स रॉयस के बीच जो है वो समझौता हुआ है। एमसीए की क्या प्रमुख विशेषता है? ये स्वदेशी होगा, इंडिजिनियस होगा, 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान होगा, स्टील क्षमता होगा, स्टील क्षमता का होता है कि आप किसी के रडार के संपर्क में नहीं आ सकते हैं। ट्विन इंजन कॉन्फ़िगरेशन होगा, भारतीय वायुसेना के लिए उन्नत भविष्य के लड़ाकू विमान होगा और काफ़ी खुद का होगा, मल्टी रोल क्षमता होगा, अपना बनाएँगे, जब ज़रूरत पड़ेगा तब बना लेंगे, है ना? भारत के कुछ महत्वपूर्ण डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे कि अगर हम बात करें एडीए, जो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, जो कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट का डिज़ाइन करता है और उसमें डेवलपमेंट से जुड़ी संस्था है, ये सारे काम वो देखता है। एचएएल ये बहुत ही फेमस कंपनी है, भारत का ये पीसीएस कंपनी भारत की एक कह सकते हैं कि पब्लिक कंपनी है, भारत सरकार की ही एक बॉडी है। ये भारत में जितने सारे जो एरोस्पेस रिलेटेड या डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है, उसको यहाँ पर बनाया जाता है। अब जो तेजस है, वो तेजस भी यहाँ पर जो है बनता है, आपका जो प्रोडक्शन होता है तेजस का, वो यहीं पर होता है। डीआरडीओ भारत की एक प्रमुख संस्था है, यहाँ पर डिफेंस की जो भी आर&डी हो यहाँ पर ही होता है और इसके बाद जो है विभिन्न संस्थाओं में जाता है, बनता है। जीटीआरई है ना? तो जीटीआरई जो है ये गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट यानी कि एक डीआरडीओ की लैबोरेटरी है, जहाँ पर गैस टरबाइन एरो इंजन जो टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई चीज़ें, खास करके एमसीए के लिए इसको बनाया गया है, क्योंकि एमसीए जो है वो 5th जनरेशन का होगा, तो काफ़ी ज़्यादा थ्रस्ट चाहिए, तो उसके लिए जो इंजन है वो ज़बरदस्त होना चाहिए। तो उसमें जीटीआरई जो है वो काफ़ी अच्छा रिसर्च कर रहा है और ख़ास करके एक बात और भी है कि फ्रांस की जो सैफ्रॉन है, वो जीटीआरई के साथ जो है मिल करके वो इंजन पर काम कर रही है और यहाँ पर फ्रांस ने प्रपोज़ल दिया था और मिल करके दोनों एक बेहतर इंजन कैसे बनाया जाए, उस पर यहाँ पर भी
काम जो वो चल रहा है। ठीक है, रोल्स रॉयस का भारत के एरोस्पेस सेक्टर में ये पुराना संबंध है। ऐसा नहीं है कि रोल्स रॉयस डायरेक्ट आया है। आपको जो भारत में जो जगुआर देखने को आपको मिलता है, जगुआर, तो जो जगुआर आपका जो फाइटर है, वो एयरक्राफ्ट है, वो रोल्स रॉयस कंपनी का ही है। ठीक है, और खास करके हमारा 60 वर्षों से अधिक इसके साथ है जो है वो रिश्ता है। विभिन्न तरह का इंजन हमें मिलता है और जो सारे पार्ट्स होते हैं वो हमें यहाँ से प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, अगला सवाल है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। कार्मिक लोक शिकायत है ना, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2026 में कौन से नेशनल अनुभव अवार्ड प्रदान किए गए हैं, है ना, नेशनल अनुभव अवार्ड। तो दोस्तों ये आंसर हो जाएगा नावा। तो नावा जो नेशनल अनुभव अवार्ड है वो प्रदान किया गया है। दोस्तों हाल ही में अनुभव अवार्ड केंद्र सरकार के जो रिटायर कर्मचारी है उनके सेवा काल के अनुभव और महत्वपूर्ण उपलब्धियों को साझा करने और प्रोत्साहित करने से पहल से जुड़ा हुआ एक पुरस्कार है। ठीक है दोस्तों, और इसका मुख्य विचार यही है कि जितने सारे रिटायर एम्प्लॉय हैं उनका जो अनुभव है, नॉलेज है, जो गुड प्रैक्टिस है वो यहाँ पर संरक्षित किया जाए ताकि आने वाले जितने सारे कर्मचारी हैं उनसे कुछ सीखें। कहते हैं ना कि अनुभव होता है किसी का, वो उससे आप ज़्यादा चीज़ें जो है वो कैच कर सकते हो, ज़्यादा चीज़ें अच्छे से सीख सकते हो। ठीक है, अनुभव पोर्टल है, ये भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया 2015 में। इसे डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन और पेंशन वेलफेयर संचालित करता है। ठीक है, ये काम क्या करता है कि जितने सारे रिटायर होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, खास करके हम स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय की बात नहीं कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की हम बात कर रहे हैं, तो वो अपने कार्य अनुभव जो है यहाँ पर क्या कर सकते हैं, वो जमा कर सकते हैं, साझा करते हैं, एज ए लेटर पैड आप वहाँ पर जमा कर सकते हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, तो जो भी रिटायर कर्मचारी है वो अपने ज्ञान को संरक्षित कर सकते हैं कि हाँ हमने इस कंपनी में काम किया था और हमने ये चीज़ को फेस किया था। तो आने वाले जो जनरेशन है ताकि वो समझ सके कि पेशेंस कितनी बड़ी भूमिका निभाता है किसी भी काम के लिए। ठीक है, भविष्य के लिए सीख, आने वाली सरकारी कर्मचारी के अनुभव और अच्छी प्रथाओं से सीख सकता है, फिर एक संस्थागत ज्ञान और अच्छी प्रथाओं को भी बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस और पेंशन के अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट आते हैं, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, जिसको हम डीओपीटी बोलते हैं, ये सिविल सर्विस से जुड़े विषयों को देखता है। एक होता है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म और पब्लिक ग्रीवेंस, है ना, डीआरपीजी, ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म और पब्लिक ग्रीवेंस को देखता है। और एक होता है डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन, पेंशन वेलफेयर, सेंट्रल गवर्नमेंट और पेंशन, ये पेंशन पॉलिसी को देखता है। ये सारा जो है एक ही आपको साइट पर मिलेगा, वो अनुभव वहाँ पर आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। ठीक है, कुछ और है, जैसे हम बात करते हैं मिशन कर्मयोगी कनेक्शन। मिशन कर्मयोगी जो है दोस्तों, ये नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग के तहत इसको लाया गया था। इसे 2020 में शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य था कि जो इंडियन सिविल सर्वेंट की जो कैपेसिटी है, उसकी जो बिल्डिंग है उसको मजबूत करना है, क्योंकि हमारे जो इंडियन सिविल सर्वेंट है वो अच्छे काम नहीं कर रहे हैं, उनको और कैसे काम करना है, जैसे प्राइवेट कंपनी के सीईओ करता है, तो उस तरह से कैसे काम करे, तो उसके लिए ये बनाया गया है। बनाया तो बहुत गया है, पर अभी तक रियल में जो चीज़ दिखना चाहिए वो प्रॉपर दिख नहीं रहा है। और इसके डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म भी लाया गया है, जिसको आईओजेटी डॉट कर्मयोगी कहा जाता है। यह इंडियन सिविल सर्वेंट की स्किल, कॉम्पिटेंस और लीडरशिप की क्षमता को बढ़ाने पर केंद्रित है, ताकि जो हमारे सिविल सर्वेंट चुन करके जाते हैं वो अपने जो है काम को अच्छे से कर सकें। इस पर सरकार बहुत ध्यान दे रही है। ठीक है, अगला सवाल है दोस्तों, चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब 2.0 कहाँ लॉन्च किया है। चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब 2.0 कहाँ लॉन्च किया है, तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा बी, पटना में। ठीक है दोस्तों, पटना में इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो हमारे जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार जी, वो पटना में फिलहाल गए थे और वहाँ उन्होंने इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब जो वो लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य है कि जो युवाओं हैं, जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, उनमें जो इलेक्टोरल लिटरेसी है उसकी जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़े, भागीदारी बढ़े। बहुत कम लोग वोट दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं भागीदारी तो बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि लोकतंत्र के लिए तब भी सबसे अच्छा होगा जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट दें, है ना। अगर हम बात करें दोस्तों इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब की, अगर हम बात करें तो जो इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब का उद्देश्य है लोगों को, खास करके युवाओं को, जो मतदाता हैं, जो 21-18 साल के हो चुके हैं, तो उनको चुनाव प्रक्रिया में भाग लेना और एक जिम्मेदार लोकतंत्र व्यक्ति की तरह लोकतंत्र को क्या मजबूत करना, शिक्षित करना, ये सारा यहाँ पर काम है। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो संवैधानिक अधिकार आर्टिकल 324 में, आर्टिकल 324 के तहत संसद, राज्य विधानमंडलों तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों को सुप्रिंटेंडेंस डायरेक्शन और कंट्रोल इलेक्शन कमीशन में निहित है।
तो आर्टिकल 324 बोलता है कि चाहे वो उपराष्ट्रपति हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे संसद हो, चाहे राज्य विधानमंडल हो, अगर उसका जो चुनाव होगा वो इलेक्शन कमीशन के रूल्स रेगुलेशन के अंतर्गत ही होगा। और मतदान में वायु में परिवर्तन, ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत में पहले जो दोस्तों 21 साल का वोटिंग एज था, बाद में जो 60 फर्स्ट अमेंडमेंट जब हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, वहाँ 1988 में इसको 21 से घटा करके 18 वर्ष कर गया था। और ये आर्टिकल 326 से संबंधित है, एक बार आप इसको जरूर देख लेना, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार मार्क कर लो, ठीक है। ईसीआई की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुआ था, और इसीलिए हर साल जो है 25 जनवरी को नेशनल वोटर डे मनाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। जम्मू कश्मीर में अभी उद्घाटन हुआ है 2.79 किलोमीटर सुंगल सुरंग, किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है ये, ठीक है। तो जो जम्मू कश्मीर में भी उद्घाटन हुआ है 3 किलोमीटर का लगभग जो सुंगल सुरंग है, वो किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो वो स्थित है, तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा सी, जम्मू पूंछ राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है। अगर हम बात करें दोस्तों, तो जम्मू कश्मीर में अभी लगभग 3 किलोमीटर का एक लंबा सुरंग है, उसका उद्घाटन हुआ है। ये जम्मू पूंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो है उसकी कनेक्टिविटी को मजबूत किया है। ये जो सुरंग जो बनाया गया है, वो जो जम्मू पूंछ राष्ट्रीय राजमार्ग है, यानी कि NH40 है, उस पर ही बनाया गया है, ठीक है। सुंगल सुरंग क्या है, तो जम्मू क्षेत्र के जो अखनूर सेक्टर के पास स्थित है, और ये जम्मू और पुंछ को जोड़ने का काम करेगा, और ये नेशनल हाईवे 144 पर जो है ये स्थित है, ठीक है। और अगर हम बात करें दोस्तों, भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे तो वो NH44 है। ये अगर देखा जाए तो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, कह सकते हैं कि उत्तर दक्षिण दिशा में भारत के कई केंद्र शासित प्रदेश को जोड़ते हुए ये कन्याकुमारी तक पहुंचता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं जम्मू श्रीनगर रोड कनेक्टिविटी NH44, ठीक है। एक BRO है, आप सुने होंगे, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो बॉर्डर एरिया है उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर करना, इसमें बहुत बहुत मदद किया है, खास करके कई, अगर देखा जाए 4-5 सालों में, तो बहुत ही काम किया है। इसका स्थापना 1960 में हुआ था, जम्मू कश्मीर में इसका मुख्यालय है, और जम्मू कश्मीर के लिए इसको बनाया गया था एक्चुअली। जम्मू एंड कश्मीर रिकॉग्निशन एक्ट 2019, ये भी आप पढ़ लेना, क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर के बारे में न्यूज आया है तो सवाल ये भी आ सकता है। तो जम्मू एंड कश्मीर जो रिकॉग्निशन एक्ट 2019 जो शुरू हुआ था, उसमें क्या हुआ था कि जम्मू कश्मीर को 2 राज्य है ना, उसको बांट करके 2 यूनियन टेरिटरी में इसको रिकॉग्नाइज कर दिया गया था। एक था जम्मू एंड कश्मीर, जो कि लेग ग्लेशियर वाला यूटी होगा, और एक था लद्दाख, जो बिना लेग ग्लेशियर वाला यूटी होगा। लेग ग्लेशियर क्या होता है कि यहाँ पर आप मुख्यमंत्री होंगे, यहाँ पर जो है विधानमंडल होगा, चुनाव होंगे, ठीक है। और लद्दाख जहाँ पर एक लेफ्टिनेंट जो है, वो गवर्नर जो होता है, वो उसको देखरेख करेगा, ठीक है। ये व्यवस्था 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है, ठीक है। अगला सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ग्रीन इंडिया मिशन GIM निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत 8 राष्ट्रीय मिशन में से एक है। फिर से हम सवाल को पढ़ते हैं। ग्रीन इंडिया मिशन यानी कि GIM निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत 8 राष्ट्रीय मिशनों में से एक है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है दोस्तों। अगर हम बात करें दोस्तों, तो एक CAG ऑडिट की है, हमारा जो बहुत बड़ा संस्था है CAG, और उसने ऑडिट किया है कि जो ग्रीन इंडिया मिशन की जो प्रगति है वो काफ़ी पीछे है। उसमें बहुत सारे कमियां जो है वो सामने आई है, उसको फंडिंग को लेकर के, उसके मॉनिटरिंग को लेकर के, ठीक है। तो अभी हमने एक जो PDF हमने अपलोड किया था द हिंदू का, तो उसमें दिखाया गया कि अभी ये जांच हो रहा है, ठीक है। तो जांच चल रही है, और जांच में बहुत सारे कमियां पाया गया है, ठीक है। तो ये आखिर जो ग्रीन इंडिया मिशन है ये क्या है। अगर हम बात करें दोस्तों, ये जो ग्रीन इंडिया मिशन है, इसका पूरा नाम है नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया। इसको लॉन्च किया गया था 2014 में। नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। पेरेंट्स प्रोग्राम नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है। मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो फॉरेस्ट कवर है उसको बढ़ाना है, और एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट की जो क्वालिटी उसको सुधारना है। पर अभी जो रिपोर्ट आया है CAG का, उसमें ये देखा गया है कि न अच्छा से फंडिंग हो रहा है, और न अच्छा से मॉनिटरिंग हो रहा है, और जो लक्ष्य था उसको हम पूरा किए नहीं। हमारा जो पेरिस एग्रीमेंट था, भारत जो पेरिस एग्रीमेंट किया था, तो भारत ने फॉरेस्ट और ट्री कवर के माध्यम से 2030 तक 2.5 बिलियन जो टन CO2 है उसको हमें कार्बन सिंक करने का लक्ष्य रखा था, कि हम इतना कार्बन जो वो सिंक कर देंगे, कार्बन को सुखा देंगे, सोख लेंगे। तो सोखेंगे कब, जब आप एफोरेस्टेशन करोगे, जब आप फॉरेस्ट को बढ़ाओगे, तब तो कार्बन को सिंक करोगे ना। पर ये सब चीज़ हो नहीं रहा है। देखो आपका यहीं पर रिपोर्ट है, यहाँ रिपोर्ट क्या है कि जैसे हमारा फॉरेस्ट जो क्वालिटी इंप्रूवमेंट है, टारगेट था 1.4 मिलियन हेक्टर, हमने अचीवमेंट क्या है 0.113 मिलियन हेक्टर, कितना कम है आप देख लो।
हमने इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर बताया था कि हम टारगेट रखेंगे 1.4 मिलियन हेक्टर, हमने कवर किया 0.033, तो बिल्कुल ही कुछ काम नहीं हुआ है और ये सच्चाई है। इसीलिए आप देख सकते हैं कि भारत में जो खास करके जो आपदाएँ हैं, जो प्राकृतिक आपदाएँ बोल सकते हो और मानव निर्मित आपदाएँ हैं, ये सब चीज़ें बढ़ रही है। खास करके जंगले जो हैं वो सूख रहे हैं, जल रहे हैं, पर हम पेड़-पौधे लगा नहीं रहे हैं। बहुत भीषण परिस्थिति है, ठीक है? अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद प्रत्येक जनगणना के बाद निर्वाचन क्षेत्रों के रीएडजस्टमेंट से संबंधित है, पुनर्समायोजन से संबंधित है? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 82। शायद मैं सही हूँ, अनुच्छेद 82 के तहत ही ये होता है, ठीक है? दोस्तों अगर हम बात करें अभी फ़िलहाल जो है 82 है, प्रत्येक सेंसस के बाद रीएडजस्टमेंट होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी 82, ठीक है? अगर हम बात करें दोस्तों कि जो फ़िलहाल जो बहस तेज़ हो गई है, लोकसभा सीटों की जो परिसीमन को लेकर के जो बहस तेज़ हुई है, उसका कारण है जनसंख्या आधारित प्रतिनिधित्व। यानी कि जो डिलिमिटेशन आएगा, तो उसमें जो चीज़ें बदलेगी, वो जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के अनुपात के आधार पर बदलेगी। तो इससे प्रॉब्लम किसको है? जो राज्य जनसंख्या को कम करने के लिए विभिन्न तरह की योजनाएँ चलाया, पैसा खर्च किया, उसको तो इस बात का चिंता होगा कि अगर डिलिमिटेशन होता है तो हमारे यहाँ जो जनसंख्या कम है, हमने जो जनसंख्या कम किया अपने राज्य के हित के लिए, उसको हमें फिर बाद में नुकसान झेलना पड़ेगा। क्योंकि अगर डिलिमिटेशन जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से हुआ, तो हमारे यहाँ लोकसभा सीटें जो है वो कम जाएँगे। और जो राज्य जनसंख्या नियंत्रण के लिए कोई रूल ही नहीं बनाया, कुछ काम ही नहीं किया, खास करके उत्तरी भारत की अगर हम बात करें दोस्तों, तो उत्तरी भारत की जो जनसंख्या नियंत्रण है, कुछ नहीं है। जनसंख्या नियंत्रण की जगह पर जनसंख्या बढ़ंतरण है। इतने सारे जनसंख्या हो गए उत्तरी भारत में दक्षिण राज्यों की अपेक्षा कि मत कहो। तो इससे जो दक्षिण राज्य हैं उनको चिंता है कि आप तो जनसंख्या के लिए कुछ किए नहीं, खास करके उत्तरी भारत को बोलता है। और आप चाहते हो कि हम जो है बिना कुछ किए लोकसभा में जो है दोस्तों, हम अपनी सीट को बढ़ा करके भागीदारी को भी बढ़ा दें। आप कुछ करो भी मत और भागीदारी में सबसे आगे रहो। तो ये एक प्रॉब्लम हुआ है और डिलिमिटेशन में यही होने वाला है। और इसी को लेकर के जो राज्यों हैं खास करके दक्षिण राज्य, उनको बहुत बड़ी ये चिंता है कि अगर ऐसा होता है तो जो संघीय संतुलन है वो कहीं न कहीं प्रभावित हो सकता है। क्योंकि भारत एक संघ है और संघ में सबको समान अवसर, सम्मान जो है मिलना चाहिए। वो हर एक स्टेट को उसके काम के योगदान को श्रेष्ठता देना चाहिए। और इसमें साउथ जो राज्य है वो काफ़ी आगे निकल चुके हैं, तो ये मानना पड़ेगा, कोई और तरीका लाना होगा। डिलिमिटेशन एक्चुअली है क्या? तो इसमें क्या होगा कि जो निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं हैं, उसको फिर से पुनर्निर्धारण किया जाएगा। यानी कि फिलहाल हमारे देश में 543 लोकसभा सीटें हैं, इसको बढ़ा करके 815 एप्रॉक्स किया जा सकता है, ठीक है? तो यानी कि जो निर्वाचन क्षेत्र था, मान लीजिए कि ये एरिया निर्वाचन क्षेत्र था, अब इसको बाढ़ करके 2 कर दिया जाएगा यहाँ और ये होने वाले डिलिमिटेशन से। बाउंड्री जो है वो डिवाइड होंगे और संख्या लोकसभा का सीट का जो है वो बढ़ेगा। होता है क्यों? ये ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि हर 10 साल में 15 साल में जनसंख्या में कुछ न कुछ बदलाव होते हैं, बढ़ते हैं, ठीक है? और कुछ रिज़र्वेशन जो है वो भी देखना होता है कि जो रिज़र्वेशन हमने लगाया है, उसका फ़ायदा हुआ है कि नहीं हुआ है और किसको रिज़र्वेशन देना है, क्या-क्या चीज़ में जो रिज़र्वेशन देना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर किया जाता है, ठीक है? कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे आर्टिकल 81 है, ये लोकसभा की जो कंपोजिशन है वो उसके तहत संबंधित है। आर्टिकल 82 है, प्रत्येक सेशंस के बाद रीएडजस्टमेंट होता है। आर्टिकल 170 है, ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की कंपोजिशन है और आर्टिकल 330 लोकसभा में एससी/एसटी रिजर्वेशन से संबंधित है और आर्टिकल 332 स्टेट असेंबली में एसटी/एसटी से रिजर्वेशन से संबंधित है, ठीक है। डिलिमिटेशन कमीशन जो है, अगर बात करें तो ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसमें डिलिमिटेशन एक्ट पास बाय द पार्लियामेंट के तहत जो है कंस्टिट्यूंसी की बाउंड्री जो है रिड्रॉ करने की गठित किया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये ऑर्डर कानून का बल जो फोर्स ऑफ लॉ के प्राप्त होता है। अगर इन्हें कोर्ट में चैलेंज भी नहीं किया जा सकता है, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर एक बार डिलिमिटेशन कमीशन का अगर रिपोर्ट आ गया और उन्होंने जो बोल दिया कि ये होना चाहिए, यहाँ लोकसभा सीटें इतना बढ़ेंगे, तो फिर वो मान्य हो जाएगा, फिर आप उसको कोर्ट में चैलेंज भी नहीं कर सकते। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, हमारे लिए नहीं, जो दक्षिण राज्य हैं उनके लिए। तो कहीं न कहीं अगर कोई एक पार्ट खुश है, दूसरे पार्ट अगर नाखुश है, तो उससे सबको प्रॉब्लम होगी क्योंकि हम एज़ अ सेंटर हम सबको भलाई चाहेंगे, ठीक है?
भारत में जो डिलिमिटेशन जो कमीशन है वो कब-कब बने, ये महत्वपूर्ण है सवाल के लिए। 1952 में पहला बना, फिर 1963 में दूसरा बना, फिर 1973 में तीसरा बना, फिर 2002 में चौथा बना। यानी भारत में अब तक 4 बार जो है वो डिलिमिटेशन कमीशन जो वो गठित किए जा चुके हैं। ठीक है? अगर हम बात करें दोस्तों सेंसस और डिलिमिटेशन की, तो सेंसस होने का अर्थ ये नहीं है कि लोकसभा की सीटें जो है वो तुरंत बढ़ जाएँगे। ठीक है? तो वो रिडिस्ट्रीब्यूट होंगे कब, जब डिलिमिटेशन आएगा, जब ये पारित होगा, है ना? तब जाकर के जो है सीटें बढ़ सकता है, ठीक है? पहले जो से हुआ था कि जैसे 42वें अमेंडमेंट एक्ट 1976 में जो इसको फ्रीज कर दिया गया था, यानी कि लोकसभा सीटें एज इट जितना था उतना ही रहने गया। फिर 84 में भी वही किया गया। फिर ये बताया गया कि 2026 के बाद जो सेंसस होगा, उसके बाद जो फिगर आएगा, उसके बाद हम जो डिलिमिटेशन है वो लागू हो जाएगा, तो फिर देखा जाएगा, ठीक है? तो ये भी एक प्रॉब्लम था। अभी तक इसको रोका गया है। अब 2001 के बाद 2011 में जनगणना हुआ, तो 2011 के बाद 2021 में होना चाहिए था। तो अभी तक ये चल ही रहा है। देखते हैं फाइनली 2026 में तो हो जाना चाहिए। और फिर डिलिमिटेशन कब आता है? इस बार तो नहीं आया, अगले बार हम इसको रोक के देखते हैं, सवाल बन सकता है। 87 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, उसमें डिलिमिटेशन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। और इसमें 2000 जो 1991 की सेंसस की जगह 2001 के सेंसस को फिगर आउट किया गया था। जबकि राज्यों के बीच जो है लोकसभा सीट और एलोकेशन को फ्रीज कर दिया गया था। यानी कि राज्य भी अपना सीट नहीं बढ़ा सकते हैं और लोकसभा जो सीट है वो भी नहीं बढ़ा सकता है। ये दोनों फ्रीज कर दिया गया था। उसके बाद अभी तक वैसे ही है, ठीक है? हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप रिवीजन कर लेना, देख लेना। और हमें जो सबसे बड़ी जो चिंता है, खास करके दक्षिण राज्यों की चिंता है, उसको भी देखना है। क्योंकि दक्षिण राज्यों में पॉपुलेशन ग्रोथ जो वो बहुत कम है, खास करके जो उत्तरी भारत है उसके अपेक्षा। तो भविष्य में अगर रिप्रेजेंटेशन की बात आएगी, अगर हम पॉपुलेशन के आधार पर अगर हम रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो कहीं न कहीं जो है एक के साथ न्याय होगा तो दूसरे के साथ अन्याय हो सकता है। जो दक्षिण राज्य है उसके साथ जो है लोकसभा में जो रिप्रेजेंटेशन है वो कम जाएँगे। तो ये हमारे जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसके एक कह सकते हैं कि बहुत बड़ा इफ़ेक्ट डाल सकता है ना? और महिला आरक्षण की कनेक्शन से अगर हम बात करें दोस्तों, तो अभी तो महिला आरक्षण का जो बिल है वो तो पास हो गया है, लेकिन ये तब तक लागू नहीं होगा जब तक डिलिमिटेशन नहीं होगा। यानी कि 2023 में तो हमने पास कर दिया, लेकिन जो डिलिमिटेशन होने के बाद ही होगा। क्योंकि इसमें महिलाओं को 33% रिजर्वेशन की बात की गई है। तब जब डिलिमिटेशन हो जाएगा, उसके बाद नए जो सीटें हैं वो बढ़ जाएँगे, महिलाओं की संख्या 33% हो जाएँगी। जितने सारे लोकसभा सीटें होंगी उसमें 33% महिलाएँ हो जाएँगी, ठीक है? तो ये जो है रिज़र्वेशन है वो डिलिमिटेशन के एक्सरसाइज़ के बाद ही जो है वो लागू होगा, फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? अगला सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, वो है ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक। ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, माय लाइफ माय स्ट्रगल किसकी आत्मकथा है? तो दोस्तों ये रामनाथ कोविंद, है ना? ये इनका आत्मकथा है। अभी फिलहाल नरेंद्र मोदी के साथ इन्होंने ये बुक को लॉन्च किया था, ठीक है? राष्ट्रपति हैं, पूर्व राष्ट्रपति हैं, इनकी एक आत्मकथा बुक है, इन्होंने किताब लिखा है, ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, माय लाइफ माय स्ट्रगल। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली से इसको विज्ञान भवन में विमोचन किया, ठीक है? अगर हम बात करें रामनाथ कोविंद की, तो ये उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख हैं, वहाँ गाँव के बचपन से लेकर के सारे चीज़ हमने राज्यसभा सांसद बना, बिहार का राज्यपाल बना, राष्ट्रपति कैसे बना, सारा अपना जो जीवनी है उन यहाँ पर उन्होंने दर्ज किया है, पढ़ सकते हो लेकर के, ठीक है? दोस्तों अगर हम बात करें राष्ट्रपति से जुड़े कुछ बातों की, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। न्यूनतम जो राष्ट्रपति पद के लिए आयु है वो 35 वर्ष है। शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनके द्वारा दिलाया जाता है, ठीक है? और इनकी उपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के उपलब्ध जो वरिष्ठ न्यायाधीश हैं उनके द्वारा शपथ दिलाया जाता है, ठीक है? तो राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो सीधे जनता नहीं करती है, बल्कि इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से होता है। इलेक्टोरल, है ना? कॉलेज के माध्यम से होता है। जैसे कि इसमें एमपी होते हैं लोकसभा के, फिर इलेक्टेड एमपी होते हैं राज्यसभा के, फिर इलेक्टेड एमएलए होते हैं स्टेट का, और फिर दिल्ली और पुडुचेरी के जो एमएलए हैं, ये सारे लोग शामिल होकर के जो है ये कौन से, तो कोई चुनाव नहीं होता है, वोट नहीं करता है, बल्कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिंगल ट्रांसफर वोट, ये जो है सीक्रेट बैलेट के माध्यम से किया जाता है। अभी रामनाथ कोविंद का नाम एक और चीज़ के लिए जुड़ा हुआ है, जैसे वन नेशन वन इलेक्शन से भी इनका संबंध है। ये इसके जो कमेटी है उसके ये अध्यक्ष हैं, और ये कमेटी जो है भारत में वन नेशन वन इलेक्शन की जो है संभावना पर जो है वो एक गहन रिसर्च कर रहा है। और ये समिति जो है 2023 में बना था, और फिर 2024 में मार्च में ये रिपोर्ट जो है दे दिया था। हालांकि जो है वन नेशन वन इलेक्शन जो अभी पास नहीं हुआ है बिल, तो रिपोर्ट तो आ गया है, आगे देखते हैं क्या होता है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, वो है ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड फॉर यूथ 2026 बैक टू द फ्यूचर। बढ़िया से पढ़ना, ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड फॉर यूथ
2026 बैक टू द फ्यूचर रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? तो दोस्तों ये संगठन है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन IOL। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ILO की एक ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड फॉर यूथ 2026 है, उसमें एक रिपोर्ट आया है कि दुनिया में कोरोना के बाद, कोविड के बाद जो है बेरोजगारी जो है वो काफ़ी बढ़ गया है और ये बहुत बड़ी चिंता है। भारत इसका जीता जागता उदाहरण है। भारत में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और पूरे विश्व में ये, क्योंकि ये वर्ल्ड लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, तो पूरे वर्ल्ड का जो रिपोर्ट है वो इसने बताया है कि जो स्थिति है वो काफ़ी नाजुक है और ये कोरोना के बाद जो ये स्थिति पैदा हुआ है, 2023 में 2 दशक के बाद जो है काफ़ी निचले स्तर पर पहुँच चुका था। ठीक है, कोशिश हो रहा है, ख़ास करके जो अरब स्टेट और नॉर्थ अफ्रीका में ये जो है ज़्यादा बढ़ा है। अरब स्टेट का कारण भी क्यों, हमेशा वो डिस्प्यूट में ही रहता है, हमेशा वहाँ पर लड़ाई झगड़ा ही चलते रहता है, तो इसके कारण भी वहाँ एक स्थिति बनता है। और वहाँ लड़ाई होता है, जैसे ईरान अमेरिका में लड़ाई हो रहा है, इजराइल और ईरान लड़ाई कर रहा है और बाकी जो देश हैं इसके वो झेल सकते हैं। उसका कारण जो है बाकी देशों पर पड़ता है, फ़र्क पड़ता है। तेल वगैरह जो है इम्पोर्ट नहीं हो पाता। तो ये ILO जो है दोस्तों, ये 1919 में इसका स्थापना किया गया था। इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है और ये एक जो यूएनओ है इसकी एक बॉडी है, स्पेशलाइज़्ड बॉडी है ना? इसकी विशेषता ये है कि यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट वर्कर ये सब तीनों के भाग लेते हैं यहाँ पर और रिपोर्ट जारी करते हैं। सारे एजेंसी मिल कर के सर्वे करते हैं। भारत और ILO की बात करें तो भारत का जो ILO का फाउंडिंग मेंबर है, सॉरी, और ये 1928 में ही भारत जो है आज़ादी से पहले यहाँ पर जो ऑफिस स्थापित हो गया था। नोबेल प्राइज़ कनेक्शन की बात करें ILO की, तो ILO को 1969 में नोबेल पीस प्राइज़ भी दिया गया था और विभिन्न वर्गों के बीच शांति, सामाजिक और न्याय और वर्कर को राइट को बढ़ावा देने के लिए काम, क्योंकि ये काम ऑर्गेनाइजेशन जो है बहुत अच्छा से करता है, तो इसलिए इसको 1969 में नोबेल प्राइज़ जो है पीस के लिए दिया गया था, शांति पुरस्कार के। ठीक है? भारत में अगर हम रोज़गार डेटा की अगर हम बात करें दोस्तों, तो भारत में जो हमारा एक बॉडी है NSO, उसके द्वारा एक डेटा आया है। तो यहाँ भी जो स्थिति है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट की जो रेट है वो ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है? और जो टेम्पोररी वर्कर हैं उसकी संख्या बढ़ रहा है, जैसे गिग वर्कर होते हैं, तो गिग वर्कर काफ़ी संख्या बढ़ रहा है। तो गिग वर्कर जस्ट नॉट ए रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, ये एक कह सकते हैं कि टेम्पोररी एम्प्लॉयमेंट है, जो अनएम्प्लॉयमेंट से भी खतरनाक है। ठीक है? मनरेगा खत्म ही हो गया, तो ये इसका कोई ज़्यादा खास योगदान नहीं रहा है। अभी आने वाले समय में रिपोर्ट आएगा तो देखा जाएगा कि जो VVG राम जो योजना है उसका कितना फ़ायदा मिला है। फिर है PMKVY योजना, PMG, ये सारे बहुत सारी योजनाएँ हैं, आप एक बार देख लेना। तो चलिए आज समाप्त करते हैं, आज हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।